जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे कमरे की जहां रात के 1:17 हो रहे हैं, बाहर भयानक तूफान है और बारिश की बूंदें ना खिड़की के कांच पर बहुत तेजी से टकरा रही हैं। हाँ, एक बिल्कुल टिपिकल डरावना माहौल जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। और कमरे में जो इंसान बैठा है वो एकदम अकेला है। बत्ती पूरी तरह बुझी हुई है और सिर्फ उसके मोबाइल फोन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। हाथ बस यूं ही फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह बेखबर है। और तभी कुछ ऐसा होता है जो सन्नाटे को चीर देता है। हाँ, तभी अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक लड़की की बहुत ही रोती हुई, कांपती हुई आवाज आती है और वो कहती है, प्लीज दरवाजा मत खोलना। बाप रे, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना? आज हम ठीक इसी खौफनाक बिंदु से अपने इस गहन विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास आज जो स्रोत है वो एक बंगाली हॉरर कहानी का बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही भयानक अंश है। इसका शीर्षक है तीसरा कॉल। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है। मतलब हमें उस मनोविज्ञान को समझना है जो इसे इतना डरावना बनाता है। सही बात है। हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे लेखक ने किसी बड़े खून खराबे या मतलब किसी भयानक राक्षस का सहारा लिए बिना ही इतना खौफ पैदा कर दिया। सिर्फ कुछ वाक्यों, समय की सटीकता और रोजमर्रा की आम घटनाओं का इस्तेमाल करके एक ऐसा माहौल तैयार किया है जो सीधे हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से पर हमला करता है। ये कहानी डर की एनाटॉमी यानी डर के विज्ञान को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा मुख्य किरदार, जिसका नाम अर्नब है, वो अपने कमरे में अकेला है। बाहर तूफान है और वो फोन स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, एक बहुत ही आम सी सिचुएशन है आजकल के हिसाब से। बिल्कुल। अगर मैं इसे आधुनिक जीवन के नजरिए से देखूं तो रात में अकेले फोन स्क्रॉल करना एक तरह का सुरक्षा कवच या कह लीजिए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। इंसान बाहरी दुनिया से कटकर अपनी एक छोटी सी सुरक्षित डिजिटल दुनिया में खो जाता है। हाँ, जहाँ सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। एग्जैक्टली। और वो जो तूफान है ना बाहर, वो उस अकेलेपन को और भी गहरा कर रहा है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत अजीब लगी। स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि समय रात के ठीक 1:17 था। लेखक सीधे आधी रात भी तो कह सकता था। क्या एक कहानी में इतने सटीक समय का कोई मनोवैज्ञानिक महत्व होता है? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये एक बहुत ही शानदार रणनीतिक कदम है। मानव मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम फिक्शन फिल्टर कह सकते हैं। फिक्शन फिल्टर, ये क्या होता है? मतलब जब हम कोई कहानी पढ़ते या सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग जानता है कि ये कल्पना है। आधी रात का समय था, ये एक बहुत ही घिसा पिटा कहानी वाला मुहावरा है जिसे सुनते ही हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, क्योंकि वो एक क्लीशे बन चुका है। बिल्कुल। लेकिन जब लेखक कहता है रात के 1:17, तो ये सटीकता उस फिक्शन फिल्टर को बाईपास कर देती है। हाँ, समझ गया। ये किसी पुलिस रिपोर्ट या किसी सच्ची घटना के विवरण जैसा लगता है। हमारा दिमाग अवचेतन रूप से इसे एक तथ्य की तरह प्रोसेस करने लगता है। मतलब दिमाग को लगता है कि ये सच में हुआ है। हाँ, इसके साथ ही वो तूफान और बारिश सिर्फ एक डरावना बैकग्राउंड नहीं है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अनुसार इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम समूहों में यानी झुंड में सुरक्षित महसूस करते हैं। तूफान उस भौतिक समूह को काट देता है और वो मोबाइल फोन एक नकली डिजिटल समूह का काम कर रहा होता है। क्या बात है, इतनी गहरा लॉजिक है। यानी वो डिजिटल बुलबुलाओं से बस एक झूठी तसल्ली दे रहा है। बिल्कुल। और ठीक उसी पल उस बुलबुले को फोड़ते हुए वो पहली चेतावनी आती है, एक अनजान नंबर से कॉल। अर्नब कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से लड़की कहती है, प्लीज दरवाजा मत खोलना। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। हाँ, और जब अर्नब हैरान होकर पूछता है कि आप कौन हैं, तो जवाब में एक फुसफुसाहट आती है। वो कहती है, वो इंसान नहीं है। और फिर कॉल कट जाता है। सन्नाटा छा जाता है। अब स्रोत के अनुसार इसके बाद अर्नब खुद को समझाता है कि ये कोई प्रैंक है, मतलब कोई मजाक कर रहा है। यार, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। क्यों? आपको क्या लगता है? अगर रात के 1:30 बजे कोई ऐसी खौफनाक बात कहे तो कोई भी सामान्य इंसान घबरा जाएगा ना। हमारा दिमाग सबसे पहले इसे एक प्रैंक मानकर खारिज क्यों करना चाहता है? क्या ये बेवकूफी नहीं है? ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अच्छा। हाँ, जब हमारे दिमाग को दो ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हों, तो वो एक मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाता है।
अर्नब का दिमाग कह रहा है मैं अपने आधुनिक सुरक्षित घर में हूँ। हाँ, वो अपने कंफर्ट जोन में है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ से जानकारी आ रही है कि दरवाजे पर कोई गैर इंसानी खतरा है। अब ये दोनों बातें एक साथ सच तो नहीं हो सकती ना? सही बात है, या तो वो सुरक्षित है या फिर खतरे में है। अगर दिमाग दूसरी बात को सच मान ले तो उसे उस भयानक डर का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए सिस्टम के क्रैश होने से बचने के लिए दिमाग एक तरह का सॉफ्टवेयर रीबूट करता है। खुद को बचाने के लिए। हाँ, और उस नई खतरनाक जानकारी को खारिज कर देता है। वो खुद को कहानी सुनाता है कि अरे ये सिर्फ एक मजाक है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि इंसान तुरंत पैनिक अटैक का शिकार ना हो जाए। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब दिमाग खुद को ही धोखा दे रहा है ताकि वो काम करता रहे। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन उस कॉल में एक और चीज है जो बहुत अजीब है, वो फुसफुसाहट। वो इंसान नहीं है, ये बात चिल्ला कर भी तो कही जा सकती थी। अगर कोई खतरे में है तो वो चीखेगा ना, फुसफुसाहट का इस्तेमाल क्यों? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या फुसफुसाहट चीखने से ज्यादा डरावनी होती है? बिल्कुल होती है। देखिए, चीखना एक दूर का अलार्म है, लेकिन फुसफुसाहट सीधे आपकी निजी स्पेस, आपकी प्राइवेसी का अतिक्रमण है। बहुत करीब महसूस होती है। हाँ, जब कोई फुसफुसाता है तो इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि खतरा इतना करीब है कि आवाज करने से जान जा सकती है। बाप रे, ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यहाँ वो वाक्य है, वो इंसान नहीं है। ये सीधे तौर पर द अनकैनी वैली के कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करता है। द अनकैनी वैली। हाँ, इवोल्यूशन के दौरान हमारे पूर्वजों ने उन चीजों से डरना सीखा जो इंसानों जैसी दिखती या आवाज करती थीं, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं होती थीं। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति या कोई शिकारी जो इंसानी आवाज की नकल कर रहा हो। हमारा दिमाग तुरंत समझ जाता है कि जो चीज दरवाजे के बाहर है वो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करती। और जो चीज नियमों का पालन नहीं करती, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। बिल्कुल। आप उससे लड़ने की रणनीति कैसे बनाएंगे जब आपको पता ही नहीं कि वो है क्या? तो वो अनिश्चितता ही सबसे बड़ा डर है। हाँ। अब यहाँ से कहानी उस दिशा में जाती है जहाँ वो डिफेंस मैकेनिज्म, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस पूरी तरह से टूट जाता है। कॉल कट जाता है। अर्नब ने खुद को समझा लिया है कि ये प्रैंक है, लेकिन कॉल कटने के ठीक 30 सेकंड बाद उसके फ्लैट के दरवाजे पर धीरे धीरे 3 बार दस्तक होती है। ठक ठक ठक। और यही वो पल है जहां कहानी पलटती है। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरे एक सवाल है यहाँ, हॉरर फिल्मों में अक्सर कॉल करती तुरंत दरवाजा जोर से पीटा जाता है, मतलब एक जंप स्केयर होता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पूरे 30 सेकंड का सन्नाटा है। क्या एक अचानक आने वाला जंप स्केयर ज्यादा डरावना नहीं होता? ये 30 सेकंड का सन्नाटा तो इंसान को सोचने का मौका दे देता है। यही हम डर के असली तंत्र को समझने में गलती करते हैं। अच्छा। जंप स्केयर सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम को शॉक आता है। वो एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है। हाँ, वो बस एक पल का झटका होता है। लेकिन ये जो 30 सेकंड का सन्नाटा है, ये एंटिसिपेटरी एंजाइटी पैदा करता है। एंटिसिपेटरी एंजाइटी? हाँ, ये वो डर है जहां दिमाग खुद अपनी खौफनाक कल्पनाओं का निर्माण करने लगता है। दिमाग सोचने लगता है कि अब क्या होने वाला है। यार, ये कुछ एक रबर बैंड को धीरे धीरे खींचने जैसा है ना? हाँ। हमारा दिमाग जानता है कि ये रबर बैंड टूटेगा और हमें चोट लगेगी, लेकिन कब और कितनी जोर से? बिल्कुल। ये अनिश्चितता और इंतजार, मुझे लगता है उस असली झटके से ज्यादा दर्दनाक और थका देने वाला होता है। ये बेहतरीन एनालॉजी दी आपने। बिल्कुल यही होता है। वो 30 सेकंड अर्नव को वो खिंचता हुआ रबर बैंड महसूस कराते हैं। उसका दिमाग पहले सोचता है ये मजाक है, फिर अगले कुछ सेकंड में सोचता है क्या सच में कोई है बाहर, और फिर दस्तक होती है। और वो भी धीमी दस्तक। हाँ, इस दस्तक की गति पर ध्यान दीजिए। ये कोई जल्दबाजी में खटखटाने वाली आवाज नहीं है। 3 बार की धीमी दस्तक, ठक ठक ठक। एक इंसान जो मदद मांग रहा हो वो तो दरवाजा पीटेगा ना? हाँ, वो पैनिक में होगा। ये धीमी दस्तक दर्शाती है कि दरवाजे के बाहर जो भी है उससे कोई जल्दी नहीं है, वो पूरी तरह नियंत्रण में है। मतलब उसे पता है कि अर्नब अंदर ही है। बिल्कुल। ये शिकार के साथ खेलने वाले एक शिकारी की निशानी है। वो अर्नब को बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये एहसास कि तुम कुछ नहीं कर सकते इंसान को भीतर से तोड़ देता है। एकदम सही। स्रोत के अनुसार इस दस्तक के बाद अर्नब पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। वो भागने की या किसी को बुलाने की कोशिश भी नहीं कर पाता। और ठीक उसी दबाव के चरम पर उसका फोन फिर से बजने लगता है, उसी अनजान नंबर से। और अब क्या होता है? यहाँ से दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। अर्नब कांपते हाथों से फोन उठाता है,
इस बार वो लड़की फुसफुसा नहीं रही है। वो चीखते हुए कहती है, दरवाजा मत खोलना, क्योंकि मैं तो अभी भी नीचे सड़क के उस पार खड़ी हूं। बाप रे। और ठीक उसी वक्त अर्णव दरवाजे के नीचे से देखता है कि किसी की परछाई धीरे धीरे हिल रही है। ये बहुत भयानक है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है आवाज से सीधे दृश्य की तरफ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अर्णव पीछे के दरवाजे से भाग क्यों नहीं जाता? वो वहीं क्यों खड़ा रह जाता है? क्योंकि यहाँ उसका दिमाग फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स के तीसरे हिस्से में चला गया है। फ्रीज में? हाँ, जिसे वैज्ञानिक भाषा में टॉनिक इमोबिलिटी कहते हैं। जब दिमाग को लगता है कि लड़ना असंभव है क्योंकि बाहर की चीज इंसान नहीं है और भागना भी नामुमकिन है क्योंकि दरवाजा ही एकमात्र रास्ता है, तो वो शरीर को लकवाग्रस्त कर देता है। मतलब शरीर काम करना बंद कर देता है। हाँ, ये इवोल्यूशन का एक तरीका है मरने का नाटक करना, ताकि शिकारी ध्यान ना दे। तो अर्णव का अपना शरीर ही उसे धोखा दे रहा है। बिल्कुल, और ये ट्विस्ट इस कहानी को एक क्लासिक लॉकड्रोम थ्रिलर बना देता है। वो कैसे? अर्णव को लग रहा था कि बाहर वो लड़की है जो शायद मुसीबत में है। ये सोच इंसान को एक हीरो या मददगार की स्थिति में रखती है। हाँ, उसे लगता है कि वो किसी को बचा सकता है। लेकिन जब लड़की कहती है कि वो नीचे सड़क के पार है, तो सारा समीकरण पलट जाता है। अगर इंसान नीचे है तो दरवाजे के ठीक बाहर कौन है? वो परछाई? हाँ, वो परछाई इस बात का भौतिक प्रमाण है कि पहला कॉल सच था। अब अर्णव का अपना सुरक्षित घर एक पिंजरा बन चुका है। यार, ये तो बहुत डरावना है। वो बाहर नहीं जा सकता और अंदर वो तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो दरवाजा उस चीज को रोक पा रहा है। ये विश्लेषण वाकई डरावना है कि कैसे एक सुरक्षित कमरा एक ही पल में मौत का कुआं बन सकता है। बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि तीसरा कॉल का ये अंश सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के सबसे गहरे डरों का एक ब्लूप्रिंट है। हमने समझा कि कैसे मौसम और तूफान हमारे इवोल्यूशनरी झुंड से अलग होने के डर को जगाते हैं। हमने कॉग्निटिव डिसोनेंस को देखा, जहां हमारा दिमाग अपनी रक्षा के लिए खतरे को मजाक मान लेता है। और वो अनकैनी वैली का कॉन्सेप्ट भी। हाँ, हमने जाना कि अनकैनी वैली के कारण कैसे वो इंसान नहीं है का विचार हमें अंदर तक कंपा देता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे एक जंप स्केयर की तुलना में एंटिसिपेटरी एंजाइटी, यानी वो 30 सेकंड का सन्नाटा, कहीं ज्यादा भयानक होता है। सही बात है। अगर हम ज्ञान को लागू करने के दृष्टिकोण से देखें तो ये चर्चा हमें सिखाती है कि सच्चा डर खून खराबे या हथियारों में नहीं होता। सबसे गहरा डर अज्ञात में होता है, द अननोन में। हाँ, वो परछाई किसकी है, वो गैर इंसानी चीज क्या चाहती है, ये सब न जानना ही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जहां जानकारी खत्म होती है ना, वहां हमारी कल्पना सबसे भयानक राक्षसों को जन्म देती है। हमारी अपनी कल्पना ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। शुक्रिया। हमने डर के हर एक तंत्र को समझ लिया, लेकिन पूरी कहानी का विश्लेषण करने के बाद एक बात मेरे दिमाग में अभी भी खटक रही है। अच्छा? एक ऐसा पहेलीनुमा सवाल जो शायद इस पूरी कहानी के अर्थ को ही बदल दे। वो क्या है? वहां से वो अर्णव को चेतावनी दे रही है कि दरवाजा मत खोलना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर वो नीचे सड़क पर है तो उसे ये कैसे पता चला कि बंद इमारत के अंदर ऊपरी मंजिल पर अर्णव के ही दरवाजे के सामने कोई गैर इंसानी चीज खड़ी है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या कोई भी इंसान सड़क से इमारत के बंद दरवाजों के पार देख सकता है? क्या वो कॉल सच में किसी इंसान का था जो मदद करना चाहता था, या फिर उस दरवाजे के बाहर खड़ी उस अनजान शक्ति का ही कोई जटिल मनोवैज्ञानिक खेल था? बाप रे। जो अर्णव के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ने के लिए उस लड़की की आवाज का इस्तेमाल कर रही थी। क्या अर्णव कभी भी अकेला था? ये तो सच में बहुत खौफनाक विचार है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अपनी कल्पनाओं पर नजर रखिएगा, क्योंकि डर अक्सर वहीं से शुरू होता है।